हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 64th बीपीएससी मेंस के ज्योग्राफी ऑप्शनल से एक प्रश्न को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। Bring out the pattern of agriculture in Bihar and discuss the factors responsible for such a pattern। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बिहार की एग्रीकल्चर पे पूछा गया है, यानी कि स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है। इसमें पूछा है बिहार की कृषि प्रतिरूप स्पष्ट कीजिए तथा इस प्रतिरूप के उत्तरदायी घटकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि बिहार में एग्रीकल्चर के जो पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, और जो भी एग्रीकल्चर के पैटर्न है बिहार में, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस पैटर्न को बनने में, ये हमारा दूसरे पार्ट में आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा क्या यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्रीकल्चर पैटर्न बिहार के जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर होती क्या है। ठीक है, पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर या पैटर्न ऑफ आपको क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, लगभग में सेम ही होंगे। क्रॉपिंग पैटर्न जनरली हम सेम फील्ड की बात करते हैं, लेकिन पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पैटर्न होती क्या है। कोई भी जियोग्राफिकल एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पे वहाँ की जो फसलों की बुआई का क्षेत्र के अनुपात जो होता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर पैटर्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगे तो खरीफ के सीज़न में जब हमारी मानसून होती है, खरीफ के सीज़न में किसी जियोग्राफिकल एरिया यानी बिहार के ले लो, बिहार में खरीफ के सीज़न में किस फसल की जो बुआई होती है ज़्यादा क्षेत्र में होती है, दूसरी फसल की बुआई किस अनुपात में होती है, तो उसको ABC के क्रम में आप यदि आप अरेंज करोगे कि मान लो यहाँ पे धान की फसल सबसे ज़्यादा होती है, फिर मकई की फसल ज़्यादा होती है। धान की फसल की जो क्षेत्रफल है वो हमारा X है, मकई का जो क्षेत्रफल है, बुआई का क्षेत्रफल वो हमारा Y है। इस तरह से एक हमारी पैटर्न देखने को मिलती है। ठीक है, कि किस पैटर्न में वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है, इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर पैटर्न। तो आई होप यहाँ पे एग्रीकल्चर पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा क्या होती हैं। तो जैसा कि दोस्तों हर आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप एग्रीकल्चर पैटर्न को आप डिफाइन करोगे और स्पेसिफिक थोड़ा सा बिहार के बारे में यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो हमारी ओवरव्यूज हैं वो आप देंगे। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ एरिया फॉर वेरियस क्रॉप ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स या पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम में जो हमारी प्रोपोर्शन ऑफ एरिया होती है डिफरेंस क्रॉप्स की, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर पैटर्न। और बिहार की बात करें तो बिहार के टोटल जियोग्राफिकल एरिया की 60% जो हमारी है वो हमारी क्या होती है, कल्टीवेशन के लिए यूज होती है। तो बहुत लार्ज एरिया आप बोल सकते हो बिहार में कल्टीवेशन के लिए यूज होती है, क्योंकि नेशनल एवरेज जो है कल्टीवेशन का क्षेत्र है वो 42 है। तो नेशनल एवरेज से बहुत ही ज़्यादा हमारा जियोग्राफिकल एरिया बिहार में कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। इसका क्यों होता है ये हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, उसके फैक्टर्स में। जनरली जो फैक्टर्स होते हैं कल्टीवेशन का, जो हमारी पैटर्न एग्रीकल्चर की जो पैटर्न है उसके फैक्टर्स कौन कौन से डिटरमाइन होते हैं। जनरल आप देखोगे रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल रिलीफ एंड टेक्नोलॉजी। इन जो 4-5 जो फैक्टर्स हैं इसी से हमारी किसी भी रीजन की जो पैटर्न हमारी डिटरमाइन होती है। स्पेसिफिक बिहार की जो पैटर्न है उसके लिए हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो एग्रीकल्चर पैटर्न होती क्या है, बिहार में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है अभी, और फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स जनरली यहाँ पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब बॉडी पार्ट में आप लिखोगे बिहार की एग्रीकल्चर पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पैटर्न यहाँ पे जैसे हम लोग डिफिनेशन में देखे थे कि पर्टिकुलर सीजन में एग्रीकल्चर पैटर्न हम डिटरमाइन करते हैं। तो बिहार में एग्रीकल्चर ईयर की बात करें तो एग्रीकल्चर ईयर में 3 सीजन होते हैं। ठीक है, पहला होता है खरीफ, खरीफ की क्रॉप जो होती है
वो हमारी ग्रो होती है कब से, जून से अक्टूबर के बीच में, जब हमारी मानसून की यहाँ पे बारिश होती है तब हमारी खरीफ क्रॉप ग्रो होती है। उस समय बिहार की जो खरीफ क्रॉप में सबसे मेजॉरिटी जो एरिया होती है वो राइस की होती है, क्योंकि राइस बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे बुआई होती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग बात करोगे 2020-21 की बात करोगे तो जो पैटी की क्रॉप है वो 34.75 लाख हेक्टेयर जो होती है उसमें होती है बिहार की। आई थिंक बिहार की टोटल जो क्षेत्रफल है कल्टीवेशन का क्षेत्रफल है 94 लाख स्क्वायर हेक्टेयर के आसपास है। तो उसमें से पैडी की क्रॉप जो होती है 34.7 लाख हेक्टेयर में पैडी की क्रॉप बुआई करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैडी की क्रॉप जो हमारी राइस की क्रॉपिंग यहाँ पे क्रॉप होती है। सेकेंड लार्जेस्ट जो एरिया है वो हमारी मकई का है, ठीक है, मेज का है यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट। इसकी जो एरिया है 4.25 लाख हेक्टेयर है बिहार में। तो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न आप देख सकते हो खरीफ के सीज़न में कि सबसे ज़्यादा राइस की होती है, फिर हमारा यहाँ पे मक्का का होता है, इसके बाद जो अरहर या जो अलग जो दलहनी फसलें हैं वो हमारी होती है खरीफ की सीज़न में, ठीक है। खरीफ सीज़न के पैटर्न हमको यहाँ पे पता चल गया। अब रबी की बात करें ठंडी की सीज़न में, तो रबी की ठंडी में बात करेंगे यहाँ पे, तो ठंडी में यदि बात करें तो यहाँ पे जो वीट की सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती होती है जो कि 24 लाख हेक्टेयर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पैडी से थोड़ा सा कम एरिया है, बट यहाँ पे रबी की फसल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेहूं की होती है। और वेजिटेबल यानी कि सब्जियों की उगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है ठंडी के दिनों में, क्योंकि इंडिया का जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल का राज्यों में बिहार। तो काफ़ी एरिया में यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं रबी के सीज़न में। जैद की क्रॉप बात करें, गर्मी वाली क्रॉप बात करें, तो यहाँ पे भी वेजिटेबल फ्रूट्स तो होते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो लीची की प्रोडक्शन होती है, इंडिया में लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है स्टेट वो हमारी बिहार ही है, वो हमारी जैद की क्रॉप में आएंगे। इसके अलावा कैश क्रॉप भी हमारी होती हैं, जैसे शुगर केन की भी होती है और लीची भी हमारी कैश क्रॉप में आ जाएंगी। ये हमारी जो एग्रीकल्चर के पैटर्न हमको देखने को मिलती है बिहार में अलग अलग सीजन का, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का, जो कि पूछा है कि जो रीजन्स कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं ये जो हमारी एग्रीकल्चर के पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एरिया, बिहार की एरिया में जैसे कि हम लोग देखे थे 60% जो एरिया है वहाँ पे कल्टीवेशन होती है। तो 60% इतने लार्ज एरिया में कल्टीवेशन क्यों होती है, इसके लिए फैक्टर्स बोल सकते हो कि बिहार बोलोगे पूरी जो जियोग्राफिक एरिया है बिहार की वो प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया है। और ओशियन से जो इसकी हाइट आप देखोगे तो लगभग 150 मीटर की इसकी सी लेवल से ऊंचाई है और पूरी प्लेन एरिया है। और प्लेन एरिया में ये भी एल्यूवियल सॉइल, वहाँ पे फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन हुआ है, जो कि गंगा, सोन, कोसी या अदर जो हिमालयन रिवर हैं उससे यहाँ पे हर साल जो फर्टाइल जो सिल्ट होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% जो एरिया है वो फ्लड वहाँ पे आता है, ठीक है। तो हर साल यहाँ पे एल्यूवियल जो सॉइल का सिल्ट का डिपॉजिट होता रहता है, जो कि वेजिटेबल के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होता है रबी के सीज़न के लिए। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एरिया है क्योंकि प्लेन एरिया है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट जो कवर है वो बहुत ही कम है बिहार में, 7%, जिसके चलते यहाँ पे जो लार्ज एरिया है हमारी कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है। और इसके अलावा क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, सफिशिएंट रेनफॉल होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, फर्टाइल सॉइल है। इसकी वजह से यहाँ पे पैडी की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। और ठंडियों में सब्जी की और वीट की कल्टीवेशन इसलिए वहाँ पे इनेबल होती है क्योंकि जो रिवर है वहाँ पे पेरिनियल नेचर है, 12 महीना पानी रहता है रिवर्स में। और ग्राउंड वाटर भी बहुत ही सफिशिएंट है क्योंकि हर साल फ्लड के चलते जो ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग बहुत ही अच्छे से होता है। तो ग्राउंड वाटर भी लगभग में सारी जगह सफिशिएंसी है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी से हमें वहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो ग्रोइंग होती है, वीट की जो क्रॉप होती है वो हमारे इनेबल करता है बिहार में। तो फैक्टर्स में यहाँ पे समराइज कर सकते हो कि बिहार में सॉइल भी अच्छी खासी है, एलुवियल सॉइल, फर्टाइल सॉइल है। हर साल यहाँ पे
फर्टिलिटी उसमें ऐड होती रहती है क्योंकि फ्लड आते हैं। ठीक है, ये हमारे पहला रीजन है। दूसरा रीजन है यहाँ पे क्लाइमेट भी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और वहाँ पे रेनफॉल भी सफिशेंट होती है। और इसके अलावा वहाँ की वाटर की अवेलेबिलिटी है, रिवर्स पेरिनियल नेचर हैं, ग्राउंड वाटर अच्छी खासी है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। तो किसी भी क्रॉप की ग्रोइंग के लिए या इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए वाटर भी चाहिए, अच्छी सॉइल चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बिहार में मिलते हैं। इसके वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वेल डेवलप्ड है। इसके अलावा फॉरेस्ट की कवर कम है, इसके चलते जो लार्जेस्ट एरिया है बिहार में वो हमारा कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। तो ये हमारी कुछ रीजन्स हैं जिसके चलते हमारे यहाँ की जो बिहार की एग्रीकल्चर पैटर्न डिसाइड होता है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। आई थिंक आज का वीडियो लास्ट वीडियो था जो 64th जो बीपीएससी ज्योग्राफी मेंस थे उसके लास्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 63 जो बीपीएससी के मेंस के ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके शेयर कीजिएगा अपने थॉट को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।